वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, हमारे देश के जो अर्थशास्त्री हैं और ऐसे तमाम अर्थशास्त्री हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, तो जब भी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कई वक्तव्य देते हैं तो हमेशा वो लुक डाउन करने के प्रयास करते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में जीडीपी पर कैपिटा कम है, तो ये है तो वो है। दोस्तों, मैंने कई लेक्चर्स में बताया आपको कि जीडीपी पूरे विश्व की डॉलर टर्म्स में कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि रुपए का या डॉलर का मतलब क्या है कि उसकी परचेजिंग पावर क्या है। हमारे देश में जो रुपए की परचेजिंग पावर है, उसके आधार पर जो जीडीपी हमारी बनती है, जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में जीडीपी पीपीपी बोलते हैं, उसके आधार पर हम विश्व में तीसरे स्थान पे हैं। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे यूएस, तीसरे स्थान पे भारत है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये अर्थशास्त्री लोग समस्या तो बताते हैं, कमी तो निकालते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं बताते। बड़े से बड़े नामचीन लोग समस्या बताएंगे कि ये कमी है, और करीब करीब हर क्षेत्र में ऐसा है कि लोग समस्याओं की तरफ तो ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं सजेस्ट करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके सोल्यूशन को सरकार मान ही ले, लेकिन सजेस्ट करने में आपका क्या जा रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम्स की कम और सॉल्यूशंस की चर्चा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म समर्पित है रोजगार पैदा करने में, एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करने में और बेस्ट एजुकेशन क्रिएट करने के बारे में। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर समस्याओं का हल बताया जाता है, और समस्याओं को हल करने के लिए कैसे क्या रोजगार सृजित हो गए, इस पर चिंता की जाती है। देखिए, हमारी जीडीपी डॉलर टर्म्स में 5वें स्थान पे है। हमको चौथे पायदान पे जाना है। हमको करना क्या है? पहली चीज़, मैन्युफैक्चरिंग में हम चाइना से बहुत पीछे रह गए। दूसरी चीज़, सर्विस सेक्टर में हम बेहतर कर रहे हैं। जो आज के लेक्चर में जो थीम होने जा रहा है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, एग्रीकल्चर में मैंने बहुत सारी चर्चा की है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मुख्य समस्या क्या है कि पहली चीज़, अच्छाई क्या है हमारे एग्रीकल्चर में? पहली चीज़ तो ये है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कृषि योग्य भूमि क्षेत्र वाला देश है। अंग्रेजी में कहते हैं एरेबल लैंड। एरेबल लैंड में भारत विश्व में नंबर 1 पे है। बाकी चाइना, ब्राज़ील, यूएस सब लोग पीछे हैं हमसे। किस स्थान पे है ये चिंता करना, इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पहले स्थान पर हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ 3 सीजन है, 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ, जायद। इसके अलावा कुछ लोग चौथा भी क्रॉपिंग कर लेते हैं। यानी कि आपकी ज़मीन इन तीनों सीजन्स में खाली नहीं रह सकती, आप कुछ न कुछ उसमें पैदा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें हमको फसल चक्र का भी ध्यान रखना चाहिए, और जैसा कि कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, और हमारे कृषि क्षेत्र में पहले से ही फसल चक्र का ध्यान रखा जाता है। तो जो अब कृषि क्षेत्र में स्कोप क्या है, वेयर वी हैव टू वर्क। देखिए, पहली चीज़ ये है कि हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, बुंदेलखंड जैसे, राजस्थान जैसे, जहाँ पे कि पानी की क्राइसिस है। अब पानी की क्राइसिस है और हमारे पास मैकेनिकल संयंत्र में एक ट्रैक्टर है ले दे करके। ट्रैक्टर क्या करता है कि पूरी धरती को चीर देता है, और ख़ास तौर से जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी की कमी है, ड्राई लैंड, उनको चीरने से क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है खेत के अंदर वो भी उड़ गई। तो अब हमें ट्रैक्टराइजेशन के विकल्प के तौर पे हमको ये देखना है कि हम जो जीरो टिल कैसे बनाएं। देखिए, जो जीरो टिल हमारे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं जिसको जीरो टिल, वो भी धरती को फाड़ता ही है, थोड़ा कम फाड़ता है, लेकिन मैं दूसरी चीज़ सजेस्ट करने जा रहा हूँ। खासतौर से मैकेनिकल इंजीनियर्स, कृषि वैज्ञानिक इस पे ध्यान दें। वो चीज़ एक कल्पना है कि आजकल बाज़ार में एक बैटरी ऑपरेटेड छोटा हैंड ड्रिल आया हुआ है, जिससे आप छेद कर सकते हैं, और मेटल में भी छेद कर सकते हैं, लकड़ी में कर सकते हैं,
और पृथ्वी में तो छेद करना बहुत ही आसान है उसके लिए। उसकी कीमत कोई 3,000 के आसपास होती है, बहुत आसानी से वो चार्ज हो जाता है। तो मैंने क्या सोचा कि अगर इस तरह के 10 ड्रिल खरीद लिए जाएँ 30,000 रुपये में, और उनको एक ऐसे फ्रेम पे माउंट किया जाए और उसको जो है मैनुअली व्हील पे चलाया जाए, और उस पर ऐसा मैकेनिज़्म रहे कि जब चाहें तो वो उसका ड्रिल बिट जो है धरती के करीब पहुंच जाए और उसमें छेद कर दें, और छेद कम से कम 1 इंच डायमीटर का होना चाहिए। उसकी मिट्टी बाहर निकल आएगी, उसमें बीजारोपण करके मिट्टी भर दीजिए। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि धरती माँ को चीरा नहीं गया, सिर्फ जगह जगह जहाँ पे बीजारोपण करना है वहाँ छेद किया गया। अब इसके बारे में प्रोडक्ट डेवलप करना है, प्रयोग करना है, फंडिंग चाहिए। बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं चाहिए, 2-4 लाख रुपए में ये सारे प्रयोग हो सकते हैं। तो इस पे हमारे इंजीनियर्स को काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से मैकेनिकल इंजीनियर्स जो बीटेक करने के बाद रिसर्च में जाना चाहते हैं, और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। दूसरा क्षेत्र जो है कृषि मैकेनाइजेशन में, स्मॉल मैकेनाइजेशन कैसे हो, इस पे हमारे इंजीनियर्स को ध्यान देना होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो समस्या है वो पलायन की है। कृषि क्षेत्र से हमारा फार्म लेबर जो है वो पलायन कर गया, और आपने देखा भी होगा कि वही पलायित लेबर किस तरह से कोरोना के टाइम में पैदल चल करके अलग अलग शहरों से घर की वापसी कर रहा था। दोस्तों, मैं स्वयं यूपी के एक गांव का रहने वाला हूं, और शुरुआती दौर में 1974 में मुझे मुंबई में नौकरी मिली, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। लेकिन वहाँ के जो हमारे भाई बंधु थे जो इस क्षेत्र के रहने वाले, उनकी दशा देख करके मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मुंबई में न रह करके यूपी में चल के काम करना है। तो माइग्रेशन इज़ नॉट ए गुड थिंग। अगर आप अपने घर के आसपास अपने स्टेट में काम करते हैं तो बड़ा होमली फील होता है। तो मैंने ये सोचा कि इतनी पैथेटिक कंडीशन में ये लोग यहाँ रहते हैं, तो इनको घर वापसी के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। मैं अपनी जो मेरा सेवा काल रहा है, या जो एंटरप्रेन्योरशिप के 10-12 साल रहे हैं, इसमें मेरा चिंतन इसी पे है कि घर वापसी कैसे कराई जाए। मेरी पुस्तक जो किसान बनेगा करोड़पति जो आने वाली है, उसका एक चैप्टर ही पलायन पे ही डिवोटेड है कि हाउ टू स्टॉप पलायन। और आप देखिए कि वो जो नेताजी हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, वो अक्सर इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यूपी के बिहार के लोगों ने बम्बई में आकर के गंदगी फैला रखी है, और वो ये भी चैलेंज करते हैं कि यहाँ के राजनेता और यूपी से इतने प्राइम मिनिस्टर हुए, क्या यूपी को ऐसा नहीं बना सकते कि उनके फार्म लेबर या जो वहाँ की लेबर फोर्स यहाँ बम्बई में आ जाती है वो ना आए। सही बात है, इंजीनियर जाए या एक्सपर्ट जाए, लेकिन लेबर माइग्रेट करे ये उचित नहीं है, क्योंकि जो फार्म लेबर है वो इसलिए पलायन किया क्योंकि उसकी इनकम इतनी अच्छी नहीं हो रही थी कि उसका काम चल सके, इसलिए पलायन किया उसने। अब दूसरा क्षेत्र जो मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो AI का है कि AI को फार्म लेबर के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाए, और वो AI टूल जो होगा हमारा, वो इस फार्म लेबर को मुहैया करा दिया जाए। यानी कि एक फार्म लेबर 10 फार्म लेबर के बराबर AI टूल की मदद से काम करने लगेगा, उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी और कृषि में उत्पादकता हमारी बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये 2 क्षेत्र हैं, जो मैकेनाइजेशन, स्मॉल मैकेनाइजेशन टूल्स, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ AI इन फार्म लेबर। ये 2 क्षेत्र में हमारे इंजीनियर्स को, मैकेनिकल इंजीनियर्स, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, चारों को मिल करके काम करना है। थैंक यू।